हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो क्लास में हमने थेल्स प्रमेय और उस पर आधारित प्रश्न पढ़े थे। आज हम थेल्स प्रमेय का विलोम प्रमेय पढ़ेंगे और इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। प्रमेय नंबर 2, थेल्स प्रमेय का विलोम। यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाएं को समद्विभाजित विभाजित करे, दो भुजाओं को विभाजित करती है, रेखा DE भुजा AB और AC को समद्विभाजित विभाजित करती है तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। दिया है त्रिभुज ABC में AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। रेखा DE भुजा AB को बिंदु D पर तथा भुजा AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है तथा AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। किसी त्रिभुज की एक भुजा DE किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समद्विभाजित कर रही है तो ये तीसरी भुजा के समांतर होती है। सिद्ध करना है DE समांतर BC के। सिद्ध करना है DE समांतर BC। रचना। अब हमें DE समांतर BC के सिद्ध करना है। माना DE BC के समांतर नहीं है तो इसका मतलब है कोई एक अन्य रेखा होगी जो BC के समांतर होगी। ठीक है, यही हमें रचना में लिखना है। माना DE BC के समांतर नहीं है, BC के समांतर नहीं है, अतः कोई अन्य रेखा BC के समांतर होगी, BC के समांतर हो। DF समांतर BC खींचा, ये रचना वाला पार्ट है। हमने क्या किया, DF समांतर BC खींचा, DF समांतर BC। अब आइए ऊपर की। प्रश्न में दिया गया है AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। ये हमें दिया गया है AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। समीकरण एक मान लेते हैं इसको। त्रिभुज ABC में हमने रचना की है DF समांतर है BC के। त्रिभुज ABC में हमने रचना की है DF समांतर है BC के। अतः यहां पर क्या करेंगे, हम थेल्स की प्रमेय लगाएंगे। थेल्स की प्रमेय से क्या रिजल्ट मिलेगा, AD अपॉन DB बराबर AF अपॉन FC। DF समांतर है BC के तो यहां पर हम थेल्स की प्रमेय लगाएंगे। AD अपॉन DB बराबर AF अपॉन FC। इसको मानेंगे समीकरण 2। यहां पर हमने क्या लगाया, थेल्स की प्रमेय लगाई। अब आइए देखिए समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से देखिए क्या मिलेगा। समीकरण 1 व 2 से दोनों के लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है। दोनों के बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष भी बराबर होंगे। देखिए AD अपॉन DB बराबर है AE अपॉन EC के। तो समीकरण 2 में देखिए AD अपॉन DB बराबर AF अपॉन FC के। दोनों के बाएं पक्ष बराबर हैं अतः दोनों के दाएं पक्ष भी
बराबर होंगे तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, AE अपॉन EC बराबर AF अपॉन FC। ठीक है, यहाँ पर हमें समीकरण 1 और 2 से रिजल्ट मिल गया, दोनों के बाएं पक्ष बराबर तो दाएं पक्ष भी बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर AE अपॉन EC प्लस 1 बराबर AF अपॉन FC प्लस 1, दोनों पक्षों में क्या करना है, हमें 1 जोड़ देना है। अब देखिए क्या करेंगे, इसके बटे 1 ले लेंगे और यहाँ पर EC और 1 का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, EC एलसीएम आएगा, AE प्लस EC बराबर क्या है, यहाँ एलसीएम क्या आएगा, FC आएगा, AF प्लस FC। अब देखिए AE और EC को जोड़िए, AE प्लस EC जब हम जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, AC बन जाएगा, बराबर AC बटे में क्या है, देखिए बटे में है EC, बराबर AF प्लस FC, AF प्लस FC, AF और FC को अगर हम जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाएगा, AC बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए AC अपॉन FC है, AC से AC क्या हो जाएगा, कैंसिल आ जाएगा, तो ये 1 अपॉन EC बराबर 1 अपॉन FC। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा FC बराबर EC। देखिए FC बराबर EC मिलेगा, चित्र में ध्यान दीजिए, FC बराबर EC। अब आप देखिए क्या ये संभव है, FC और EC क्या बराबर हो सकता है, यह तभी संभव है जब F बिंदु और E बिंदु एक ही बिंदु पर हो, यानी जब F बिंदु और E बिंदु एक ही बिंदु को प्रदर्शित करे तभी यह संभव है कि FC बराबर क्या हो, EC। अतः यहां से क्या मिलेगा, यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब E व F बिंदु एक ही बिंदु को प्रदर्शित करें, क्या करें, एक ही बिंदु को निरूपित करें या प्रदर्शित करें। अतः यहां से हमें क्या मिल जाएगा, अतः DE समांतर किसके हो जाएगा, BC। ठीक है, FC बराबर EC है तभी संभव होगा जब E और F बिंदु एक ही बिंदु को प्रदर्शित करेंगे। अतः यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, DE समांतर BC। ठीक है बच्चों, अब आइए इस पर आधारित हम लोग प्रश्न देखते हैं। अब आइए थेल्स प्रमेय के विलोम पर आधारित हम लोग प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, किसी त्रिभुज PQR में PD बराबर 4 सेंटीमीटर, QD बराबर 4.5 सेंटीमीटर, PE बराबर 8 सेंटीमीटर, ER बराबर 9 सेंटीमीटर, तो सिद्ध कीजिए कि DE समांतर है QR। देखिए चित्र में त्रिभुज PQR में PD का मान दिया है 4 सेंटीमीटर, DQ का मान दिया है 4.5 सेंटीमीटर, PE का मान है 8 सेंटीमीटर और ER का मान है 9 सेंटीमीटर। तो हमें सिद्ध करना है DE समांतर QR। अब आइए PD अपॉन DQ। PD का मान कितना है 4, DQ का मान है 4.5, दशमलव हटाया 0 बढ़ाया, 5 8 40, 5 9 45, तो यहाँ से PD अपॉन DQ क्या आ जाएगा, 8/9। इसको मानेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब इसके बाद आइए PE अपॉन ER। PE अपॉन ER, PE का मान क्या दिया गया है, PE का मान है 8 और ER का मान है 9, 8/9। इसको क्या मानेंगे समीकरण 2। PE का मान क्या दिया गया है, 8 दिया गया है और ER का मान क्या दिया गया, 9 दिया गया है, तो यहाँ से PE अपॉन ER आ जाएगा 8/9।
अब देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या मिल जाएगा? समीकरण 1 व 2 से दोनों के दाहिने पक्ष क्या है? बराबर है। दोनों के RHS क्या है? बराबर है। दोनों के राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहां से देखिए मिल जाएगा PD अपॉन DQ बराबर PE अपॉन ER। ठीक है, PD अपॉन DQ बराबर PE अपॉन ER। अब देखिए यहाँ पर रेशियो समान दिया गया है। जो DE है तो त्रिभुज PQR की दो भुजाओं PQ और PR को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। DE भुजा त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, अतः यहां पर हमें क्या मिल जाएगा? DE समांतर QR। कारण क्या लिखेंगे? थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है, क्या मिल गया हमें? DE समांतर QR। ठीक है बच्चों, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, चित्र में DE समांतर OB। अब यहां पर देखिए चित्र में DE समांतर है OB के और DF समांतर है OC के। DF समांतर है OC के, तो हमें सिद्ध करना है कि EF समांतर है इसके BC। ठीक है, चित्र में हमें दिया गया है DE समांतर OB। अब आइए देखिए त्रिभुज AOD, ये जो त्रिभुज बन रहा है ये देखिए, इसमें लेना है त्रिभुज AOD। त्रिभुज AOD में DE समांतर है OB। ठीक है, DE समांतर OB के है, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? थेल्स की प्रमेय से या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से। थेल्स की प्रमेय से क्या मिलेगा रिजल्ट हमें? AE अपॉन EB बराबर AD अपॉन D। क्या मिलेगा? AE अपॉन EB बराबर AD अपॉन DO। इसको क्या मानेंगे? समीकरण 1। ठीक है ना? देखिए फिर से ध्यान दीजिए, त्रिभुज AOB में DE समांतर है OB। त्रिभुज AOB, ये D नहीं है, क्या है? B है। त्रिभुज AOB में DE समांतर है OB। ठीक है ना, DE समांतर किसके है? OB के। तो यहां से क्या मिलेगा? AE अपॉन EB बराबर AD अपॉन D। ठीक है, अब आइए दूसरा त्रिभुज है हमारा AOC। अब देखते हैं त्रिभुज AOC में, इसमें क्या दिया गया है? देखिए DF समांतर है OC के, DF समांतर है OC के, DF समांतर है OC के। यहां पर क्या लगाएंगे? थेल्स की प्रमेय से। थेल्स की प्रमेय से क्या रिजल्ट मिलेगा? क्या मिलेगा हमें? AF अपॉन FC बराबर AF अपॉन FC बराबर AD अपॉन D। AF अपॉन FC बराबर AD अपॉन D। इसको क्या मान लेंगे? समीकरण 2। फिर से देखिए, त्रिभुज AOC में, ये त्रिभुज की बात हो रही है, AOC में दिया गया है DF समांतर है OC के। ठीक है, यहां पर हम थेल्स की प्रमेय लगाएंगे। AF अपॉन FC
बराबर AD अपॉन DU। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए हमें क्या मिल रहा है। समीकरण 1 व 2 से देखिए क्या मिल रहा है, दोनों के दाएं पक्ष क्या है, बराबर, दोनों के राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है। AE अपॉन EB बराबर AD अपॉन DO, और यहाँ पर देखिए AF अपॉन FC बराबर क्या है, AD अपॉन DO। दोनों के राइट हैंड साइड हैं इक्वल, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा, AE अपॉन EB बराबर AF अपॉन FC। क्या मिली आपको, AE अपॉन EB बराबर AF अपॉन FC, क्योंकि समीकरण 1 व 2 से देखिए दोनों के दाएं पक्ष बराबर है, तो बाएं पक्ष भी आपस में बराबर है। देखिए रिजल्ट क्या मिला हमें, AE अपॉन EB बराबर AF अपॉन FC। अब चित्र में देखेंगे AE अपॉन EB, AE अपॉन EB बराबर क्या मिला हमें, AF अपॉन FC। ठीक है ना, AE अपॉन EB बराबर AF अपॉन FC। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC में जो EF भुजा है, त्रिभुज ABC में EF भुजा AB और AC को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। भुजा AB व AC को समान अनुपात में विभाजित कर रहा है। AE अपॉन EB बराबर AF अपॉन FC है। अतः हेल्स की प्रमेय के विलोम से, अतः हेल्स की प्रमेय के विलोम से क्या मिलेगा हमको, अतः हेल्स की प्रमेय के विलोम से देखिए हमें क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा हमको, EF समांतर हो जाएगा किसके, PC। ठीक है, क्योंकि AE अपॉन EB बराबर AF अपॉन FC है। भुजा EF त्रिभुज ABC की भुजा AB व AC को समान अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ हेल्स की प्रमेय के विलोम से हमें मिलेगा EF समांतर होगा किसके, BC के। क्या होगा, ये जो EF रेखा है वो किसके समांतर होगा, भुजा BC के समांतर होगा। तो यहाँ से लिख देंगे अर्थात हेल्स की प्रमेय के विलोम से EF समांतर है BC। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था, EF समांतर BC दर्शाना था हमें। ठीक है बच्चों, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चित्र में ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, तो सिद्ध कीजिए कि AE अपॉन ED बराबर BF अपॉन FC। चित्र में, प्रश्न में हमें दिया गया है, दिया है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD क्या है, समलंब चतुर्भुज है, और जिसकी भुजा AB समांतर है DC के, AB समांतर है DC के, तथा एक अन्य भुजा EF है, EF समांतर AB समांतर DC। यह हमें प्रश्न में दिया गया है। एक अन्य भुजा जो EF है, ठीक है, समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं के समांतर है। समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, AB समांतर है DC के, यानी ये जो भुजा EF है वो AB के भी समांतर है और DC के भी समांतर है। EF समांतर AB समांतर DC, ये प्रश्न में हमें दिया गया है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AE अपॉन ED बराबर BF अपॉन FC। क्या सिद्ध करना है हमें, AE अपॉन ED बराबर BF अपॉन FC, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें रचना करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, रचना करनी पड़ेगी। हमें विकर्ण AC को मिलाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, विकर्ण AC को मिलाया
विकर्ण AC को मिलाया जो कि EF को बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है, जो कि EF को बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है। ये हमने रचना किया। क्या किया हमने? विकर्ण EF AC को मिलाया, विकर्ण AC को मिलाया जो कि भुजा EF को बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? G पर प्रतिच्छेद करती है। अब देखिए EF समांतर है AB के, ठीक है ना? यदि EF समांतर है AB के तो EG भी समांतर होगा AB, ठीक है ना? यदि EF हमारा CD के BC के समांतर है तो इसका जो आधा भाग है यानी EG ये भी हमारा DC के क्या होगा? समांतर होगा। अब आइए उपपत्ति, अब आइए आखिरी भाग जो होता है किसी भी प्रमेय का, किसी भी प्रमेय के सवाल का, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है उपपत्ति, ठीक है? देखिए त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ACD में, ठीक है, दिया गया है हमें EG समांतर है DC के, EG समांतर है जिसके DC, EG समांतर है DC के। अब यहां पर हम क्या करेंगे? थेल्स की प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? थेल्स की प्रमेय से थेल्स की प्रमेय से क्या मिलेगा? AE अपॉन ED बराबर AG अपॉन GC। देखिए यहां पर क्या है? EG समांतर है DC के, तो यहां थेल्स की प्रमेय लगाएंगे तो AE अपॉन ED, AE अपॉन ED बराबर क्या आएगा? AG अपॉन GC। ये क्या है? समीकरण 1 मान लेते हैं। अब आइए त्रिभुज ABC, ये जो त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में इसमें क्या दिया गया? देखिए GF समांतर है AB, ठीक है ना? क्या है यहाँ पर? GF समांतर है AB के। यदि GF AB के समांतर है तो यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा? CF अपॉन FB। क्या मिलेगा? CF अपॉन FB, या इसको क्या लिखेंगे हम? CF अपॉन FB बराबर क्या मिलेगा? CG अपॉन GA। क्या मिलेगा? CG अपॉन GA, ठीक है? या इसको हम GA बोले या AG बोले बात एक ही है, इसको CG बोले या GC बोले बात एक है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा? CF अपॉन FB बराबर CG अपॉन G, CG अपॉन G, ठीक है? अब यहाँ पे इसका क्या करेंगे? व्युत्क्रम करेंगे। क्या करेंगे हम? व्युत्क्रम करेंगे तो FB अपॉन CF बराबर क्या मिलेगा? GA अपॉन CG। क्या किया हमने? व्युत्क्रम करने पर, जब हमने व्युत्क्रम किया, अब देखिए GA क्या है? ये GA है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? AG लिख सकते हैं। देखिए प्रश्न में हमें क्या दिया गया है? यहाँ पर देखिए AG है, तो GA बोलिए या AG बोलिए कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है। और ये BF बोलिए या FB बोलिए बात एक, ठीक है ना? ऐसा क्यों करना है वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए रिजल्ट में हमें BF चाहिए और ये क्या है? FB या BF बात एक ही है। तो यहाँ BF अपॉन CF बोलिए या FC बोलिए बात एक ही है ना?
सी एफ है या एफ सी है, दोनों आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर दूरी क्या है, सी एफ। सी एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफ सी लिख सकते हैं बराबर जी ए लिखिए, ए जी लिखिए, बात एक ही है, और सी जी लिखिए या जी सी लिखिए, बात एक ही है। तो यहाँ पर सी जी की जगह क्या लिख देंगे, जी सी। ये क्या हो गया, समीकरण 2। फिर से देख लीजिए, एफ बी है, देखिए एफ बी को हम बी एफ लिख सकते हैं, ठीक है। सी एफ को हम एफ सी लिख सकते हैं, ठीक है। जी ए को हम क्या लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं, और सी जी को हम जी सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सी जी लिखिए, जी सी, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए क्या मिल रहा है, दोनों के दाएं पक्ष क्या है, बराबर हैं, इसलिए बाएं पक्ष भी बराबर होंगे, ठीक है ना। देखिए AE अपॉन ED बराबर AG अपॉन GC है, और दूसरा है आपका BF अपॉन FC बराबर है AG अपॉन GC। दोनों के दाएं पक्ष क्या है, बराबर है, ठीक है ना। यदि दोनों के दाएं पक्ष बराबर हैं तो बाएं पक्ष भी बराबर होंगे। समीकरण 1 व 2 से दोनों के दाहिने पक्ष बराबर हैं तो बाएं पक्ष भी बराबर होंगे। तो यहां से देखिए क्या मिलेगा, AE अपॉन ED बराबर AE अपॉन ED बराबर BF अपॉन FC, ठीक है। देखिए यही सिद्ध करना था, AE अपॉन ED बराबर BF अपॉन FC, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है बच्चों। देखिए समझ में आ गया ये क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, इसके आगे का जो भी भाग है वो हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। Hello students, myself Jyoti Mishra and welcome to SJY online classes. Now this is my second video of the chapter Popular Struggle and Movement. In my previous video, I had already explained you about the popular struggle. Popular struggle क्या है और movements क्या है। Then मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, जो स्ट्रगल्स होते हैं, जो कि पॉलिटिक्स पे इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो किस तरह से। इसके लिए हम आज 2 एग्जांपल्स लेके चलेंगे, जिसमें हमारा पहला नेपाल का एग्जांपल है, ठीक है, और सेकंड हमारा बॉलीविया का एग्जांपल है, ठीक है। तो फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन अबाउट नेपाल। नेपाल में a protest broke out in Nepal in 2006 which aimed at restoring democracy. नेपाल में 206 में एक जो है प्रोटेस्ट हुआ था, एक मूवमेंट हुआ था। किस लिए हुआ था, डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए। रिस्टोर का मतलब यहाँ पे डेमोक्रेसी पहले थी, देन उसके बाद उसको अबॉलिश किया गया, तो उसको दोबारा से रिस्टोर करने के लिए जो नेपाल था वहाँ पर 2006 में एक मूवमेंट हुआ। अब हम पहले ये पढ़ेंगे 1990 तक से हम पढ़ेंगे कि स्टार्टिंग कहाँ से थी और फिर किस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ और किस तरह से नेपाल में दोबारा से डेमोक्रेसी आ, ठीक है। तो फर्स्टली जो नेपाल था वहाँ पर जो डेमोक्रेसी थी, वैसे भी अगर हम और वर्ल्ड के बारे में देखते हैं तो नेपाल में जो डेमोक्रेसी थी वो बहुत लेट आई थी। इन 1990 में जो है नेपाल में डेमोक्रेसी आई थी। सबसे पहले देखिए किंग वीरेंद्र थे, जो कि उस समय किंग थे नेपाल के, और वो जो थे उस समय किंग ऑफ द स्टेट थे, ठीक है, किंग ऑफ द स्टेट। बट डेमोक्रेसी गेन हो चुकी थी, इसलिए जो भी वो सिर्फ किंग थे, बट जो रियल पावर थी वो जो भी इलेक्टेड मेंबर्स थे वो एक्सरसाइज करते थे। तो किंग वीरेंद्र बिकेम king of the state, but the real power exercised by elected representatives, जो पब्लिक के द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की डेमोक्रेसी में क्या होता है, हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे 1990 में डेमोक्रेसी आ चुकी थी, इसलिए जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे रियल पावर उन्हीं के हाथ में थी। बस किंग वीरेंद्र एक किंग ऑफ द स्टेट बना के बैठा ले गए थे। इज इट क्लियर? बट किंग वीरेंद्र डाइड इन 2001, तो 1990 से लेके 2001 तक किंग वीरेंद्र रहे और रियल पावर, और वहाँ पर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई। बट 2001 में उनकी डेथ के बाद किंग ज्ञानेंद्र जो थे वो किंग बनकर आए। बट उस समय तक धीरे धीरे करके जैसे जैसे जो किंग वीरेंद्र थे वो थोड़ा वीक होते जा रहे थे, तो जो
डेमोक्रेसी थी वो वीक होती चली जा रही थी, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो वीक होते जा रहे थे। तो किंग ज्ञानेंद्र ने उस वीकनेस का फायदा उठाया और उन्होंने क्या किया, जो डेमोक्रेसी थी उसको अबॉलिश कर दिया। जो कि 1990 से डेमोक्रेसी बनाई गई थी, स्टैब्लिश की गई थी, उसको उन्होंने अबॉलिश कर दिया और जितनी भी रियल पावर जो भी थी वो सारी किंग ज्ञानेंद्र ने अपने हाथ में ले ली। अब क्या हुआ, अब प्रोटेस्ट स्टार्ट होगा क्योंकि लोगों को डेमोक्रेसी चाहिए, क्योंकि पब्लिक चाहती थी कि हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो गवर्नमेंट में आए। बट जब किंग ज्ञानेंद्र ने डेमोक्रेसी को एबॉलिश करके सारी पावर अपने हाथ में ली, देन प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। प्रोटेस्ट में क्या हुआ, पॉपुलर स्ट्रगल, काठमांडू में बहुत सारे पीपल्स, मतलब लाखों की जो है वो नंबर्स में लोग वहां पर इकट्ठा हुए प्रोटेस्ट करने के लिए कि हमें डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना है, हमें डेमोक्रेसी वापस चाहिए इसके लिए। और उन्होंने एक 7 पार्टी अलायंस को इन्होंने एक फॉर्म किया जिसे हम बोलते हैं SPA इन शॉर्ट। तो उन्होंने SPA को फॉर्म किया और उसमें उन्होंने जो किंग ज्ञानेंद्र थे उनको उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया और उन्होंने उस अल्टीमेटम में 3 डिमांड्स उन्होंने बोली। तो उनकी फर्स्ट डिमांड थी रिस्टोरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट जो पहले से बनी थी उसको रिस्टोर किया जाए। सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ ऑल पार्टी गवर्नमेंट, और ऑल पार्टी मतलब जितनी भी पार्टीज हैं उनकी गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाए। एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और एक नई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बने जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा से स्टैब्लिश किया जा सके। तो उन्होंने ये 3 डिमांड्स SPA ने रखी और 25 अप्रैल मतलब कि उनके वो अल्टीमेटम देने के 3 डेज के अंदर जो किंग ज्ञानेंद्र थे उन्होंने, क्योंकि इतना ज्यादा पब्लिक का प्रेशर पड़ा और मूवमेंट और स्ट्रगल इतने ज्यादा बढ़े कि किंग ज्ञानेंद्र को वो तीनों डिमांड्स माननी पड़ी और SPA ने चूज किया गिरिजा प्रसाद कोइराला को एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। और इस तरीके से जो SPA थी उन्होंने चूज कर लिया गिरिजा प्रसाद कोइराला को, जो कि 2006 में प्राइम मिनिस्टर बन गए नेपाल के। और इस तरीके से जो नेपाल का प्रोटेस्ट था, जो मूवमेंट था, जो प्रेशर ग्रुप्स बने और जो SPA करते एक प्रेशर ग्रुप बना, उसके प्रेशर से जो वहाँ के राजा थे, जो किंग थे, किंग ज्ञानेंद्र, उनके ऊपर प्रेशर पड़ा और एक पॉलिटिकल कंफ्लिक्ट हुआ और उससे रिजल्ट क्या निकला, एट लास्ट जो डेमोक्रेसी थी वहाँ पर ये रिस्टोर हो गई। डेमोक्रेसी जो थी वो नेपाल में रिस्टोर हो गई, जो कि 1990 में थी और 2001 में वो अबॉलिश कर दी गई थी ज्ञानेंद्र के द्वारा। तो ये हमने पढ़ा नेपाल का प्रोटेस्ट। अब हम ऐसे ही पढ़ेंगे बोलिविया। बोलिविया में क्या हुआ था, बोलिविया एक अमेरिकन कंट्री है, छोटा सा कंट्री है अमेरिका का, और वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑलरेडी थी। यहाँ पर हमने प्रोटेस्ट पढ़ा गवर्नमेंट को रिस्टोर करने का।
देखिए, सबसे पहले उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग की परिभाषा, वे वर्ण या वर्ण समूह जो शब्द के पूर्व में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं, बच्चों वे उपसर्ग कहलाते हैं। अब देखिए, शब्द में आते हैं। पहला है अन्न। पहला शब्द क्या है? अन्न। अन्न का से शब्द बनेंगे अनौचित, अनाचार, अनर्थ। फिर बच्चों दूसरा है उप। उप से उपकार, उपदेश, उपहार। फिर बच्चों आ से है असुविधा, असुविधा। अविश्वास। बच्चों मैं आपको दो ही दो वर्ड बता रही हूँ। एक बच्चों आता है अप। अप से अपमान, अप से अपमान, अपयश, अपयश। फिर बच्चों अगला शब्द आता है अधि। अधिनायक, अधिपति। फिर बच्चों आता है अभि। अभि से अभिमान, अभियोग। फिर बच्चों आता है अनु। अनु से अनुपस्थित, अनुपस्थित, अनुपयोग।
किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। जोड़े जाते हैं। प्रत्यय कहलाते हैं। बच्चों, यूपी बोर्ड में प्रत्यय 2 अंक के होते हैं। अब देखिए, इससे संबंधित मैं शब्द लिखती हूँ। पहला शब्द है आई। दूसरा है क। तीसरा है का। पहले में देखिए, आई से क्या बनता है? लंबाई। चौड़ाई। ऊंचाई। अब बच्चों, त्व से बंधुत्व। बंधुत्व, प्रभुत्व। ता से महानता, सज्जनता। अब बच्चों, पन में आए। पन में बचपन, लड़कपन, भोलापन। इसके बाद बच्चों शब्द है आवा या वा। आवा या वा। इसमें देखिए, पहनावा, ओढ़ावा, चढ़ावा। इसके बाद बच्चों शब्द आता है आहट या हट। आहट या हट में घबराहट। घबराहट, जगमगाहट। अब बच्चों, अगले शब्द में है वट। आवट या वट। सजावट। लिखावट। तो बच्चों, 10th में यूपी बोर्ड में इतने ही उपसर्ग और प्रत्यय आपके पाठ्यक्रम में हैं। इनको आप सही तरीके से याद करेंगे और शब्द, ऐसा कोई शब्द नहीं लिखेंगे जिसका अर्थ ना निकल
उदाहरण है। आत्मसम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले तथा तीसरे चरण में 11 मात्राएं तथा दूसरे तथा चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। देखिए बच्चों, परिभाषा में दोबारा आपको बता रही हूँ। सोठा एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले तथा तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे तथा चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ये दोहे का उल्टा होगा। बच्चों, अब मैं आपको इसका उदाहरण बताती हूँ। लिख कर लोहित लेख, लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा। बच्चों, दूसरी लाइन देखिए। व्योम सिंधु व्योम सिंधु सखी देख, सखी देखी तारक बुध बुध दे रहा। बुध बुध दे रहा। अब बच्चों, ये सोठा छंद का उदाहरण है। अब मैं इसमें मात्राएं लगाती हूँ। देखिए, मात्राएं उच्चारण के आधार पर होती है। जैसे हम उच्चारण करेंगे वैसे ही मात्राएं लगती हैं।
लघु गुरु लघु 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 गुरु। इसमें देखिए ये आदर्श वर्ण है, इसको मिलाकर गुरु हो जाएगा लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु गुरु। अब मात्राओं की गिनती करते हैं बच्चों। उदाहरण में परिभाषा में आपने उसने देखा कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं। तो बच्चों ये आपका पहला चरण है, ये आपका तीसरा चरण है, फिर ये आपका दूसरा चरण है, ये आपका चौथा चरण। देखिए पहले चरण में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बच्चों यहाँ लिखेंगे 11 प्लस 13 बराबर 24 मात्राएं। दूसरी टाइम में आते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। देखिए बच्चों इसमें भी नीचे लिखेंगे 11 प्लस 13 बराबर 24 मात्रा। तो बच्चों आपका आज के डेट में मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया प्रत्यय, इसके बाद शोध आज। ठीक है, इसका स्पष्टीकरण लिखेंगे कि सोठा एक अर्ध समांतरिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले तथा तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अतः यहाँ सोठा छंद। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। बच्चों मैं सोठा छंद पढ़ाने के उपरांत अब आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी पढ़ाता हूँ। देखिए सबसे पहले सूक्ष्म अवलोकन करेंगे। सूक्ष्म अवलोकन में युग आचार्य रामचंद्र शुक्ल युग के लेखक थे। इनका जन्म सन 1884 ईस्वी, मृत्यु सन 1941 ईस्वी। जन्म स्थान बस्ती जिले के अमोना ग्राम, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम पंडित चंद्रमणि शुक्ल। इनकी प्रमुख रचना है चिंतामणि। चिंतामणि एक निबंध है बच्चों। शिक्षा है प्रारंभिक शिक्षा नाट तहसील से तथा बाद में मिर्जापुर से। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, शैली वर्णात्मक तथा स्मृतिपरक शैली। अब इधर आइए बच्चों,
मिर्जापुर के। इन्होंने नायब तहसीलदार की सरकारी नौकरी कर, परंतु स्वाभिमान के कारण सरकारी नौकरी छोड़कर वे मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक और इस पद पर कार्य करते हुए उन्होंने साहित्य सृजन से प्रभावित होकर आरंभ कर दिया। इस बीच उनकी रचनाएं आनंद कादम्बिनी पत्रिका में प्रकाशित हुई। सन 1908 में उनकी विद्वता से प्रभावित होकर काशी नामी प्रचारणी सभा ने हिंदी शब्द सागर का संपादन